Assalamu alaikum students, it's Zubia Mahmood here. Today we will learn about the physical and chemical properties of alkanes. Alkanes, as you know, they are made up of only carbons and hydrogens. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद के फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसा है, उनकी स्मेल, कलर और उनकी फिजिकल कांस्टेंट्स, केमिकल दैट इज़ boiling point, melting point, density, how they vary with the varying number of carbons. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपने याद रखना है, चाहे ये गैसेस हों, लिक्विड्स हों या सॉलिड्स हों, दे आर कलरलेस एंड odorless. Up to 4 carbon alkanes are colorless, odorless gases. इसको आपने याद रखने के लिए सबसे पहले जहन में रखनी है मीथेन गैस यानी सुई गैस, जो हमारे पास डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होती है, यानी घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं सुई गैस, ठीक है ना। तो वो कैसे कलरलेस और ओडोरलेस होगी गैस, लेकिन हमारे घरों में तो जब गैस आती है तो स्मेल आती है। वो स्मेल डाली जाती है बाय मीन्स ऑफ सम सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं ताकि इस गैस की लीकेज डिटेक्ट हो सके। तो 4 कार्बन्स तक कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस ओडोरलेस गैसेस होंगे, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और देन पेंटेन टू हेप्टाडेकेन, दे आर ऑल कलरलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड्स, यानी इनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी और ये लिक्विड्स में चेंज हो जाएंगे। कार्बन नंबर बढ़ने से और हाइड्रोजन नंबर बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो जाएगा। और कार्बन नंबर 18 और अबव जो हैं ये तमाम वैक्सी सॉलिड्स हैं, बट स्टिल दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस। आपने घरों में वेजलीन इस्तेमाल की होगी, तो वेजलीन जो कंपाउंड है इट इज़ कलरलेस और ओडोरलेस, ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। अगर कुछ है स्मेल उसमें तो वो एडिटिव है। दूसरे नंबर पे आता है नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स। ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। नॉन पोलैरिटी का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन की 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का इट इज इक्वली शेयर्ड, एंड द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दे आर नॉन पोलर। ड्यू टू दिस नॉन पोलर नेचर or very weakly polar, the compounds are alkanes are soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents कौन से हैं? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर। और वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर सॉल्वेंट है, उसमें ये तमाम एल्केन्स इनसॉल्युबल होंगे। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम सॉलिबिलिटी को देखते हैं। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी अगर कंपाउंड्स लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसमें, दे आर मोर सॉलेबल, एंड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, यानी जैसे जैसे कार्बन चेन लॉन्ग होती जाएगी सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स दे इंक्रीज इन फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच मिथिलीन ग्रुप बाय द एडिशन ऑफ ईच मिथिलीन ग्रुप। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं, जैसे ये आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन्स हैं, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथिलीन ग्रुप है, CH2 2 दफ़ा आएगा और CH3, और यहाँ पर 3 हो गए पेंटेन में मिथिलीन ग्रुप, ठीक है ना। तो ये 3 मिथिलीन का मतलब है कि इसमें 1 मिथिलीन ग्रुप का इजाफा हो गया, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा 20 से 30 के दरमियान, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीछे आपने ऑक्टेन नंबर में ये भी पढ़ा कि गुड फ्यूल्स कौन से होते हैं, जो कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हों, क्योंकि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स हैव lower boiling point and their isomeric normal chain alkanes they have higher boiling points.
जैसे हम एन ब्यूटेन का देखते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ बुक्स में ये 0.55 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, लेकिन न्यू बुक्स में ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एन ब्यूटेन का हायर है बॉइलिंग पॉइंट। और आइसोब्यूटेन जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। एन ब्यूटेन क्या होता है? जब स्ट्रेट चेन हो कार्बन की, ठीक है। और आइसोब्यूटेन क्या है? जब हमारे पास कार्बन का ब्रांच स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना। CH3, CH3, CH3 और H, ठीक है ना। इसका जो है वो -11.7 डिग्री सेल्सियस होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज विद इंक्रीज इन द मोलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स. Alkanes are commonly called paraffins. The word is derived from two Latin words. Param means little and affins mean affinity, means it is little attracted towards the other compounds. जैसे रूम टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी कंडीशंस पर एल्केन्स इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, एल्कलीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है ना। एल्केन्स जनरली गिव ओनली 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं। जब ड्रास्टिक कंडीशंस हम रखेंगे, यानी हाई टेम्परेचर और हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और हाईली रिएक्टिव कंडीशंस देंगे, तभी ये रिएक्ट करेंगे। और तब कौन से रिएक्शंस देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है ना। और ये रिएक्शंस होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब एल्केन्स के नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिविटी एल्केन्स की होने की क्या वजह है? एक तो अभी मैंने आपको बताया नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑल्सो समवट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्टिव साइट नहीं होती। देयर इज नो रिएक्शन साइट। नो रिएक्शन साइट का मतलब कि पोलैरिटी नहीं है, कहीं पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ हम इसको जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक नहीं कर सकते। इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि न्यूक्लियर एक्सिस पर बना हो s ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से या px ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। तो आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में और कार्बन में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डायरेक्ट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होता है। 2 न्यूक्लियाई कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन का मिलकर इसको अट्रैक्ट करते हैं और लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्टेबल बॉन्ड। सो these are not attacked by the electrophile यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। Now students, let us see the reactions of alkanes with other elements or molecules. Now combustion. First of all, combustion is the burning of a compound in the presence of excess of oxygen. और हमें पता है कि एल्केन्स क्या हैं? ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब इसकी कंप्लीट बर्निंग होगी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड हीट इज एवॉल्व्ड, ठीक है ना। देखिए स्टेबल मॉलिक्यूल है, अभी हमने पढ़ा ना कि सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है, उनको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर है। तो वो एनर्जी हम फ्लेम की सूरत में देते हैं और उसके नतीजे में बहुत ही हाई क्वांटिटी में हीट एवॉल्व होती है, जो घरों में हमारे खाना पकाने के, हीट जनरेट करने के और इसी तरह से दूसरी इंडस्ट्री रन करने के काम आती है, जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई रिक्वायर होगा। कंबस्शन में जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन और एल्केन when it is burnt in the presence of oxygen
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो जो हीट रिलीज होगी 1 मोल से उसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबस्टन। नाउ मीथेन जो फ्यूल गैस है, when it is burned in the presence of completely burned to form carbon dioxide and water, 1 mole gives us 891 kilojoule per mole of energy. It's a highly exothermic reaction, लेकिन हम फ्लेम क्यों देते हैं? टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन शुरू कर सकें। तो हम जैसे अगर ऑटोमोबाइल में जहाँ सीएनजी जो इंटरनल इंजन्स हैं, इंजन्स में जब प्रोड्यूस करनी होती है हमें एनर्जी गाड़ी रन करने के लिए, तो सीएनजी विच इज़ द कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। तो ये जो मिक्सचर है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी एल्केन्स और दूसरे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। तो यही प्रोसेस होता है वहाँ पर कि एल्केन बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही गैस और वाटर भी गैस की फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है ना। ये हम ब्रैकेट में इसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है नीचे। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू रन द इंटरनल कंबस्टन इंजन। सेकेंड प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इट इज ऑफ many types. First of all, we see the incomplete oxidation of an alkane when it is given a flame. Alkanes in the limited supply of oxygen form carbon monoxide, water plus carbon. ये इसके साथ कार्बन S क्यों लिखा हुआ है? कि ये सॉलिड कार्बन होता है, ठीक है ना। ये कौन सा है? सॉलिड कार्बन है। ये धुएं की शक्ल में जाहिर होगा और ये सॉलिड कार्बन कार्बन ब्लैक कहलाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। इसी तरह से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, यानी किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो यहाँ कैटलिस्ट कौन सा लेंगे हम? कॉपर एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर। तो बेटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्टेप वाइज होगी। ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन स्टेप वाइज। पहला स्टेप देखें, CH4 और कॉपर मेटल इस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिलीजेज नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। नेसेंट का मतलब बहुत ही रिएक्टिव एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन होगी, ये फॉरन ऐड होगी एंड 1 हाइड्रोजन इज गिवन आउट और इसकी जगह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मीथाइल अल्कोहल बना देगा। ये फर्स्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी इन द सेम कंडीशन इट फॉर्म्स फॉर्मेल्डिहाइड। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं लेकिन यहाँ 2 रह गई, 1 2। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन in the presence of copper forms the formic acid. फॉर्मिक एसिड में मज़ीद ऑक्सीजन्स ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। वहाँ पर 1 ऑक्सीजन था और फॉर्मिक एसिड में ये डबल बॉन्ड OH और OH, ठीक है ना। अब मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा ये फॉर्मिक एसिड, तो क्या बना देगा? वही एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अल्टीमेट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अभी आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी है, इसको आपने याद रखना है। आगे ये सिंथेटिक प्रोसेस जो है उसमें यूज़ होगी। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इस मेथड की ये है कि इससे हम फैटी एसिड्स बनाते हैं। अभी आपने देखा ना फॉर्मिक एसिड, तो हायर फैटी एसिड्स यानी एल्काइल ग्रुप चेंज कर देंगे तो एसिड ग्रुप तो जनरेट होगा ना। तो इसमें इसको हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म हायर फैटी एसिड्स जो इस्तेमाल होते हैं सोप और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, यानी ये तमाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जब एक हाइड्रोजन एल्केन मॉलिक्यूल का निकाल कर आप उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दें। नाइट्रेशन में ये ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप,
NO2। और ये वेपर फेज में होगी नाइट्रेशन, यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होगा, बहुत ही प्योर और हाई टेम्परेचर पर नाइट्रिक एसिड यूज होगा। तो एल्केन का एक हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह ये एल्केन का एक हाइड्रोजन निकला तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी फॉर्म मिथाइल और नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और एक हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ मिलकर, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर। ठीक है ना। इसका यूज क्या है, ये जो नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं, यानी इसका नाम है नाइट्रोमीथेन। ठीक है ना। ये जो नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं, नाइट्रो इथेन भी हो सकता है, नाइट्रो प्रोपेन भी हो सकता है, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह बनाने में काम आता है। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये प्रोसेस है जब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा हैलोजन एटम से। हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन एक्स से डिनोट किए जाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो ग्रुप्स। ठीक है ना। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एट वेरी हाई टेम्परेचर। और यूवी लाइट हो या बहुत हाई टेम्परेचर हो तो इसके मौजूदगी में सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन एटम्स की बाय द हेलोजेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि फ्लोरीन के साथ बहुत ही विगरस और वायलेंट रिएक्शन होता है, यानी इतना फास्ट रिएक्शन होता है और मिक्सचर बनता है बहुत सारे प्रोडक्ट का, जिनको फिर अलहदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम फ्लोरीनेशन, ये फिजिबल प्रोसेस नहीं है, आमतौर पर ये नहीं की जाती। इसमें जो मिक्सचर ऑफ कार्बन और फ्लोरीनेटेड एल्केन्स बनते हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, तो इट इज नॉट अ गुड रिएक्शन टू प्रोड्यूस टू डू द फ्लोरीनेशन। आयोडीन, फ्लोरीन के साथ अगर बहुत ही विगरस रिएक्शन है तो लास्ट मेंबर जो हेलोजेंस का है वो आयोडीन है। और आयोडीन जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है I2 की फॉर्म में, और सिंपल अगर I भी है, इट्स अ बिगर एटम, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन देगा, डज नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू फ्लो हमेशा हेलोजिनेशन होगी। अब हमारे पास कौन से दो हेलोजन एटम्स बच गए, क्लोरीन और ब्रोमीन, जो कि हमें देंगे हेलोजिनेशन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये क्लोरीन गैशियस फॉर्म में मौजूद होंगे और इनका जो मैकेनिज्म होगा वो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 3 स्टेप्स इसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है जो कि यूवी रेडिएशन यानी सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनकी मौजूदगी में होता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इनिशिएशन, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोपेगेशन, चेन का बड़े होना, हेलोजिनेटेड कंपाउंड का ज़्यादा बनना, और फिर फ्री रेडिकल्स का मिलकर ख़त्म हो जाना कहलाता है टर्मिनेशन। ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। इनिशिएशन में क्या होगा, टू इनिशिएट मीन टू स्टार्ट समथिंग। इसमें सबसे पहले जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो यूवी रेडिएशन की मौजूदगी में ब्रेक होगा। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 फ्री रेडिकल बनाएगा और फिर ये नेक्स्ट प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो 1000 और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हेलोजिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मीथेन के साथ ये रिएक्शन स्टडी करना है। मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और HCl बन जाएगा। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा और खुद ये एक क्लोरो ग्रुप ले लेगा यहाँ से। और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन का, जब फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाएंगे, मीथाइल क्लोराइड बनाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप्स। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तो 3 स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो इसका सेंट्रल स्टेप है प्रोपेगेशन का वो लॉन्ग स्टेप होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सक्सेसिवली सब्स्टिट्यूट होंगे बाय द
क्लोरीन हेलोजन एटम से, ठीक है ना। सक्सेसिवली का मतलब कि 1 by 1। अब ये देखें, अब अगर आप कि यहाँ पर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल ये मिलकर क्या बना देगा, इसको, इस कंपाउंड का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन निकाल देगा इसमें, और यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा तो इसके ऊपर ये फ्री चार्ज आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो फ्री रेडिकल बना हमारे पास, ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, उसका एक क्लोरीन खुद एब्जॉर्ब करके ये मिथिलीन डाइक्लोराइड, इनके नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये यहाँ पर हमारे पास जो मीथाइल क्लोराइड था पहले, फिर ये मिथिलीन क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। फिर ये जो मिथिलीन क्लोराइड है, डाइक्लोराइड, ये एक और फ्री रेडिकल के साथ मिलकर खुद फ्री रेडिकल में चेंज होगा और इस फ्री रेडिकल का खात्मा हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन जब इसको मिलेगा, क्योंकि ये अब फ्री रेडिकल बन गया, तो ये फ्री रेडिकल यानी एक दफ़ा आपने याद रखना है कि HCl बन रहा है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर HCl, फिर क्लोरीन, फिर HCl, फिर फ्री रेडिकल। अच्छा, तो ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट में पहले बना मिथिलीन डाइक्लोराइड और उसके बाद बनेगा मिथाइल टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। 3 क्लोरो ग्रुप आ जाएंगे और हमारे पास HCl बन जाएगा। 3 क्लोरो ग्रुप आने की वजह से एक हाइड्रोजन रह गया, ये फौरन रिप्लेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर क्लोरो फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा कार्बन, अल्टीमेटरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। हर हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह 4 के 4 हेलोजन यानी क्लोरो ग्रुप आ गए, तो इसको हम कहते हैं CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपने रिएक्शंस देखे, एल्केन्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो इनर्ट हैं, लेकिन अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं तो बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड बनाते हैं। हम इसके सबसे पहले मीथेन के यूजेस अगर देखें तो वही बहुत ज़्यादा हैं, बाकी एल्केन्स भी बहुत यूज़फुल कंपाउंड्स हैं। मीथेन का सबसे पहला यूज़ तो ये है कि ये फ्यूल के तौर पे और इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे यूज़ होती है, जैसे सुई गैस है पाकिस्तान में हमारी, ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली मीथेन। इसके अलावा इसे प्रिपेयर किया जाता है मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये जो अभी क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म क्या है, जब 3 क्लोरो ग्रुप हो और 1 हाइड्रोजन हो, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, एक कार्बन के साथ टेट्रा मीन्स 4 क्लोरो ग्रुप लगे हुए होंगे। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा कि मीथेन से क्या बनाई जाती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड बनाई जाती है, और इससे हासिल होते हैं जो आपने ऑक्सीडेशन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का स्टेप देखा, वहाँ पर कार्बन ब्लैक हासिल होता है, और ये कार्बन ब्लैक इस्तेमाल हो रहा है पेंट्स में, प्रिंटिंग इंक्स में, ये जो किताबों पर प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर्स में प्रिंटिंग की जाती है, वो कार्बन ब्लैक के बगैर इंक तैयार नहीं हो सकती, और ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज़ होती है। इसके अलावा हम मीथेन का इस्तेमाल करते हैं अमोनिया फर्टिलाइज़र और यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने में, ठीक है ना। ये फर्टिलाइजर्स हैं विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, ऑफ द डिप्लीटेड सॉयल। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है 2 अमाइनो ग्रुप्स के साथ, ये कंपाउंड कहलाता है यूरिया, और इसको बनाने के लिए हमें मीथेन गैस की ज़रूरत होगी। ओके क्लास, दीज आर द यूजेस ऑफ मीथेन। You have now learned the method of preparation, properties and uses of alkanes. तो ये तमाम topics important हैं, you must learn them by heart. अल्लाह हाफिज़।